आंटी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सत्तू, बोलो क्या हो गया। आंटी जी, अब मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हर महीने यहाँ पर बहुत आदमी आते हैं। आपकी दुकान पे बहुत भीड़ भी लग जाती है और आप हमेशा ये जो आदमी आते हैं इनको देखकर इनका धन्यवाद करने लगती है। ऐसा क्यों? लोग तो आपके हाथ का स्वाद लेने आते हैं, छोले भटूरे खाने आते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहिए ना लोगों को। आप क्यों करती है इनका? सत्तू, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ये दुकान यहाँ पर यूं ही नहीं आई है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी। अब मतलब इस आदमी और आपके छोले भटूरे का क्या लेना देना है? सत्तू की बात सुनकर आरती उसे 15 साल पीछे की कहानी बताना शुरू करती है। तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तूने अपनी मर्जी से ये बच्चा रखा, अब तू इसे जिंदा रखे चाहे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमाए हुए पैसों से जुआ खेलूंगा। तुझे ये तेरे बच्चे को कुछ नहीं खिलाने वाला। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करके तुझे खाली हाथ भेज दिया, तो तू भूखी रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जी मंडी स्टेशन के बाहर निकलते ही कुछ 20 कदमों की दूरी पर 40 वर्षीय महिला आरती की 15 साल पुरानी छोले भटूरे की दुकान। आरती की दुकान पर हमेशा ही छोले भटूरे खाने वालों की लंबी लाइन लगा करती थी। लोग टोकन लेकर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते। ऐसे ही एक दिन आरती की दुकान पर मनोज नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, आरती बहन, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। मनोज जी, आप, मुझे पता था आज आप जरूर आएंगे। अरे आना तो था ही, इतने सालों से आपके हाथों के छोले भटूरे खा रहे हैं। अब ट्रेन का सफर आपके हाथों के छोले भटूरे खाए बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सब आपकी ही कृपा है। अगर आपने सही रास्ता ना दिखाया होता तो आज ये छोले भटूरे की दुकान या ना होती और ना जाने मैं कहाँ होती। अरे बहन, जितना स्वाद आपके हाथों में है उतना स्वाद कहीं और नहीं है दुनिया में। अरे बहुत अच्छा बनाती हो आप, खाकर ना पेट भर जाता है लेकिन मन वो तो भरता ही नहीं है। चलिए अब जल्दी से छोले भटूरे दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आरती जल्दी से मनोज को खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म छोले भटूरे की प्लेट बनाकर देती है। छोले भटूरे खाने के बाद मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी आरती की दुकान में काम करने वाला सत्तू नाम का एक लड़का बोलता है, आंटी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सत्तू, बोलो क्या हो गया। आंटी जी, अब मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हर महीने यहाँ पर बहुत आदमी आते हैं। आपकी दुकान पे बहुत भीड़ भी लग जाती है और आप हमेशा ये जो आदमी आते हैं इनको देखकर इनका धन्यवाद करने लगती है। ऐसा क्यों? लोग तो आपके हाथ का स्वाद लेने आते हैं, छोले भटूरे खाने आते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहिए ना लोगों को। आप क्यों करती है इनका? सत्तू, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। ये दुकान यहाँ पर यूं ही नहीं आई है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी। अब मतलब इस आदमी और आपके छोले भटूरे का क्या लेना देना है? सत्तू की बात सुनकर आरती उसे 15 साल पीछे की कहानी बताना शुरू करती है। सब्जी मंडी के पास ही बसी आदर्श नगर कॉलोनी में आरती अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू को हमेशा से ही जुआ खेलने की बड़ी आदत थी। वो जितना भी पैसा कमाता सबको जुआ खेलने में लगा दिया करता, जिस वजह से आरती पर गरीबी के बादल फूट रहे थे। आरती 4 महीने की गर्भवती थी। 2 दिन से आरती ने कुछ नहीं खाया था। तीसरे दिन आरती से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो बिरजू के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझ पर ना सही, कम से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तो रहम खा लीजिए। तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तूने अपनी मर्जी से ये बच्चा रखा, अब तू इसे जिंदा रखे चाहे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमाए हुए पैसों से जुआ खेलूंगा। तुझे ये तेरे बच्चे को कुछ नहीं खिलाने वाला। तेरे माँ बाप ने तो तेरी शादी करके तुझे खाली हाथ भेज दिया, तो तू भूखी रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरजू की बात सुनकर बेचारी आरती बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और उससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गर्भवती भी थी। नंगे पांव तपती धूप में आरती इधर उधर खाने की तलाश करने लगती है।
भटकते भटकते वो स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां से एक छोले भटूरे का छोटा सा ठेला नजर आता है। उस पर काम कर रही विमला नाम की औरत से आरती रोते हुए बोलती है, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी भूखा है। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। इसके बदले में आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे शांत हो जाओ, ऐसी हालत में ऐसा रोना अच्छी बात नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। विमला आरती को जल्दी से पीने के लिए पानी देती है और उसके बाद उसे गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाती है। खाना खाकर आरती के शरीर में थोड़ी जान आ जाती है, जिसके बाद विमला उससे बोलती है, क्या बात है बहन, तुम इस हालत में ऐसे क्यों भटक रही हो? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति घर पर हैं। उन्होंने मेरी और मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं की। इतना कहकर आरती विमला को अपनी पूरी आप बीती सुनाती है, जिस पर विमला उसे हौसला देते हुए कहती है, अरे बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा ये छोले भटूरे बनाने का काम कर सकती हो। वो क्या है ना कि मेरे पति को दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए अब मुझे छोले भटूरे का ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक जरूरतमंद औरत हो, तुम ये जमा जमाया छोले भटूरे का ठेला लगा सकती हो। इससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पति के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। विमला की बातें सुनकर आरती उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद अगले दिन से विमला आरती को छोले भटूरे बनाना सिखाती है। आरती के हाथों के छोले भटूरों में विमला के छोले भटूरे से ज्यादा टेस्ट था, जिसके चलते ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। क्योंकि स्टेशन छोटा था, जिस वजह से छोले भटूरे के ठेले पर भीड़ होने की वजह से यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई यात्री आरती को खूब खरी खोटी सुनाया करता या फिर उसके साथ बहसबाजी किया करता। ये सारी बातें आरती विमला को बताती, जिस पर विमला बोलती है, अच्छा ये बात है, मैं अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये छोले भटूरे का काम मैं बंद नहीं होने दूंगी। रुको, मैं अपने पति को फोन करती हूँ। सुनिए जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से स्टेशन पर आ जाइए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। आपकी बहुत बहुत कृपया होगी बहन। पहले ही आपने मेरी इतनी मदद करके अपना एहसान मंद बना दिया है, अब और ज्यादा मदद करके आप मुझे अपना आभारी बना रही हैं। ना जाने मैं आपकी इस मदद का मोल कैसे चुका पाऊंगी। कैसी बातें करती हो बहन, आखिर एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। आरती और विमला बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विमला का पति मनोज आता है। विमला मनोज को सारी बातें बता देती है, जिस पर मनोज बोलता है, आरती बहन, यात्रियों का आपसी बहस करना गलत नहीं होता है। छोले भटूरे का स्वाद के कारण जो भीड़ लगती है ना, उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, स्टेशन के बाहर थोड़ा सा चलते ही मेरे दोस्त की दुकान खाली पड़ी है, आप किराए पर ले लीजिए और उसमें छोले भटूरे का काम कीजिए। और जैसे कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि आपको बहुत दिक्कत है और बहुत जरूरत भी है, और तो और जैसे मेरी पत्नी ने बताया आपके हाथ में स्वाद है, तो लोग खींचे खुद आ जाएंगे। आरती मनोज के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद आरती स्टेशन पर छोले भटूरे न बनाकर स्टेशन के बाहर दुकान खोलकर छोले भटूरे बेचना शुरू करती है। अब यात्रियों के साथ साथ आसपास के लोग भी आरती के हाथों के छोले भटूरे खाने लगते और देखते ही देखते उसकी दुकान चलने लगती। अपनी बीवी को पैसा कमाता देखकर बिरजू की लार टपकने लगती है और एक रात बिरजू आरती से बोलता है, आरती चल, मुझे पैसे दे दे, मुझे जुआ खेलना है। मैं तेरा पति हूँ, तेरे कमाए हुए पैसों पर मेरा हक बनता है। कैसा हक? तुम अपनी कमाई तो सारी जुआ खेलने में उड़ा देते हो। मैं अपने और अपने बच्चे के लिए ऐसी हालत में भी मेहनत कर रही हूँ और तुम चाहते हो कि मैं पैसे तुम्हें दे दूँ? कभी नहीं, मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी तुम्हें जुआ खेलने के लिए नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? देगा तो तेरा बाप भी। प्यार से कह रहा हूँ, दे दे, वरना वो हालत करूँगा कि दोबारा कभी ऐसा बोल नहीं पाएगी। कभी नहीं, मैं नहीं दूंगी। आरती की बात सुनकर बिरजू को गुस्सा आता है और उस पर हाथ उठा देता है। उसके बाद वो अपनी गर्भवती पत्नी को बेरहमी से मारता है। जब ये बात विमला और मनोज को पता चलती है तो वो दोनों बिरजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। घरेलू हिंसा के इल्जाम में पुलिस बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद आरती हमेशा के लिए बिरजू से तलाक लेकर अलग हो जाती है और इन सभी परेशानियों के बीच 9 महीने भी पूरे हो जाते हैं और आरती एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उस बीच आरती की मदद के लिए विमला उसकी दुकान पर खूब हाथ बटाती और आरती की गैर मौजूदगी में सारी दुकानदारी संभालती।
इस तरह मनोज जी और विमला जी की मदद से आज मैं यहाँ पर बैठकर इतने लोगों को छोले भटूरे खिला रही हूँ। अगर उस वक्त मैं भूख से तड़पती, विमला जी के पास ना पहुँचती, तो ना जाने मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता। शायद मेरी बच्ची इस दुनिया में भी जन्म ना ले पाती। इसलिए मनोज जी जब भी आते हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनका इतना भी शुक्रिया अदा क्यों ना कर लूँ, मुझे हमेशा ही वो कम लगेगा। अरे वाह आंटी जी, वो इतने अच्छे आदमी हैं, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन जब वो आएंगे ना, मैं उनको ना सबसे स्पेशल छोले भटूरे की थाली दूंगा। और ना आपकी बेटी वो कहाँ है? मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, वे भी अब अपने परिवार में खुश है। इन छोले भटूरे ने मेरे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन लाया है, और ये वो स्वतंत्रता है जो मुझे विमला और मनोज जी की वजह से मिली है। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे जो उन्होंने मुझे स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने वाली, एक फेमस छोले भटूरे बेचने वाली बना दिया। चल सत्तू, अब काम कर, बातों में ही लगा रहेगा क्या? आरती की बातें सुनकर सत्तू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और आरती यूं ही यात्रियों को और आने जाने वालों को पेट भरकर छोले भटूरे खिलाती रहती और अपने स्वाद का जायका बांटती जाती। महक अपने बड़े भाई केशव के साथ संगमपुर गांव में रहती थी। केशव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और जैसे तैसे करके वो जमींदार के खेतों में काम करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। एक दिन तेज धूप में वो खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ मैना नाम की एक लड़की आती है जो कि जमींदार की बेटी थी। अरे केशव, अगर तुम इतनी तेज धूप में काम करोगे तो जलकर राख हो जाओगे, तो मेरा क्या होगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। बिना तुमसे मिले, बिना तुम्हें देखे मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी खराब मत करो और अपनी हैसियत के हिसाब से ना कोई दूसरा लड़का देखो और शादी करो और खुश रहो। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी बात समझ में नहीं आती। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम तो मिलने आने वाले हो नहीं। देखो यहाँ से चली जाओ, वरना किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। केशव इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है और मैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी सारी बातें केशव की बहन महक सुन लेती है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। मैना के जाने के बाद वो अपने भाई के पास जाती है। भाई, ये मैना यहाँ क्या करने आई थी? जिसके पास काम नहीं होता ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं। भाई, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। मुझे पता है कि वो आपको पसंद करती है और आप भी करते हैं, बस मानते नहीं हैं। महक तू तो जानती है ना कि वो मेरी मालिक की अमीर बेटी है और मैं उसके घर का मामूली सा गरीब नौकर। दूर दूर तक मैं उसे खुशियाँ नहीं दे सकता, इसलिए उसे दूर रहना ही सही होगा। अब तुम इस बात के बारे में ना दोबारा बात नहीं करोगी, समझी? जी भैया, अब मैं दोबारा कभी इस बात को नहीं बोलूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई होते ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अपने भाई की बात सुनकर महक शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव अपना काम खत्म करके घर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन जमीन पर पड़ रही होती है, साथ ही अपने आप से बातें भी कर रही होती है। काश मेरे पास एक टेबल होता और मैं उस पर अपनी किताबों को रख कर पढ़ाई कर पाती, तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता। मेरी बहन, तुझे टेबल की जरूरत है क्या? नहीं भाई, वो मैं तो बस। देखो तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए ना टेबल का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? केशव अगले ही दिन जमींदार के घर कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है। जमींदार उसे पैसे देने वाला ही होता है कि तभी उसकी पत्नी कल्याणी वहाँ आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये इंसान भरोसे करने लायक नहीं है, इसे कोई पैसे मत दो। आपको पता है इसने क्या क्या किया है? इसने ऐसा किया क्या है जो तुम इसे इतना सुना रही हो? ये आपके घर का नौकर होकर आपकी लड़की पर गलत नजर डाल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने से हमारी बेटी से बात करते और उसका रास्ता रोकते हुए भी देखा है। मैं तो इसे काम से निकालने की बात करने वाली थी आपसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आगे कुछ और बात बिगड़े उससे पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो और इसे काम से निकाल दो। अपने घर से दूर ही करो, वही सही है। मालकिन आप क्या कह रही हो? आप ऐसा मत करिए, आपने जो सुना वो सच नहीं है। हमें अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। जमींदार केशव को पैसे देने की जगह अपनी पत्नी की बातों में आकर बिना पूरा सच जाने ही उसे काम से निकाल देता है। केशव तो अब बहुत परेशान हो जाता है।
तभी उसकी नजर खेतों में लंबी लंबी घासों पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलता है, मेरी बहन घर पे सोच रही होगी कि भैया आएंगे टेबल लेकर ताकि वो पढ़ पाएगी, लेकिन मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या सोचेगी वो? ये घास तो बहुत सुंदर और लंबी लंबी भी है, इससे तो मैं टेबल बना सकता हूँ जो महक के पढ़ने और उसके किताबें रखने के लिए काम आएंगी। केशव घासों को काटकर अपने घर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर वो कुछ लकड़ियों और घास की मदद से बहुत अच्छा सा टेबल तैयार कर लेता है। तभी उसकी बहन महक वहाँ आती है और घास का टेबल देखकर हैरान रह जाती है। भैया ये क्या है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। ये मेरी बहन का घास का टेबल है जिसपे आज से वो बैठ के पढ़ाई करेगी। भैया आपका घास का टेबल तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ इस टेबल से। बस जैसे टेबल मिल गया वैसे ही सोफे, बेड, कुर्सी सब मिल जाए तो मजा आ जाता, फिर हमारा घर भी अमीरों जैसा होता। मेरी बहन के कितने सपने हैं, अब मैं कैसे पूरा करूंगा उसके सपने? अब तो काम भी नहीं है मेरे पास, नौकरी से भी निकाल दिया गया हूँ। महक सभी गांव वालों को बुलाकर केशव के बनाए हुए लकड़ी के टेबल को दिखाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए सभी की आंखें उस टेबल पर रुक जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ केशव आए दिन घास का कुछ न कुछ बनाता रहता था, जैसे बैट, कुर्सी आदि। उसके हाथ में इस सब का हुनर देखकर गांव वाले भी अपने घरों के लिए घास का फर्नीचर बनवाने लगते हैं और बदले में उसे पैसे भी देते। इससे केशव को काम भी मिल जाता है और लोगों के मुंह से उसकी बहुत बड़ाई भी हो जाती है। एक दिन वो घास की छत बना रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ आता है, जिसे देखकर केशव बोलता है, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस दिन कुछ रह गया था क्या बोलने के लिए जो आप बोलने के लिए आए हो? नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी कोई बात सुने बिना ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। बाद में मेरी बेटी ने मुझे सारा सच बताया कि तुम नहीं बल्कि वो तुमसे मिलने गई थी। मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए आया हूँ। आपके दिल से मेरे लिए संदेह निकल गया और सच आपके सामने आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है और मैं इससे ना बहुत खुश हूँ। कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो मुझे पता है। पूरे गांव में तुम्हारे घास के बनाए तो फर्नीचर की तारीफ हो रही है। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाने में मेरी मदद कीजिए। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि मैंने गंगा नहा लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरी नज़र में तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता है। वो तो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर मैं उन्हें कल तुम्हारी बहन की फ़ोटो दिखाऊं तो वो परसों बारात लेकर आ जाएंगे। तो मालिक आप दिखा दीजिए ना, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी बहन के जल्दी से हाथ पीले हो जाए। जमींदार अगले ही दिन राजीव की माँ शारदा को महक की फोटो दिखाता है। शारदा को महक पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले मिलकर राजीव और महक की शादी पक्की कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। केशव दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को दहेज में देने के लिए घास के अच्छे अच्छे फर्नीचर तैयार कर लेता है। कुछ टाइम बाद शादी का समय आ जाता है और पूरे विधि विधान से महक और राजीव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब महक अपने ससुराल पहुंचती है तो सभी उसके दहेज में आए हुए घास के फर्नीचर को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सरिता की पड़ोसन सरिता से बोलती है, सरिता, ये क्या? तेरी बहू तो दहेज में घास का फर्नीचर लेके आई है। वैसे दिखने में तो बहुत सुंदर है। पूछना इससे कहाँ से बनवाया है ये सारा फर्नीचर? महंगे फर्नीचर तो हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब यूनिक फर्नीचर हम नहीं ला सकते। और रही बात बनवाने की, तो ये सब मेरी बहू के भाई ने अपने हाथों से बनाया है। ये तो तूने सही कहा सरिता। मुझे तो तेरी बहू का लाया हुआ घास का फर्नीचर बहुत पसंद आया। सबसे अलग, सबसे अच्छा। इसे कहते हैं किस्मत। बहू भी अच्छी मिल गई और दहेज भी यूनिक मिल गया। महक का लाया हुआ घास का फर्नीचर सभी को बहुत पसंद आता है। आखिर में केशव की मेहनत रंग जो लाई थी और उसके बनाए हुए घास के फर्नीचर के कारण उसके ससुराल वाले उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। सुमन, पूनम और नीतू तीनों ही नई बहुएं थी। तीनों की साथ में ही शादी हुई थी और तीनों एक साथ ससुराल आई थी। और तीनों को समझाते हुए उनकी सास अनीता बोलती है, मैं तुम तीनों को पहले ही समझा रही हूँ, तुम तीनों अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना। ये मेरा घर है और इस घर में बस मेरी ही चलती है, इसलिए तुम तीनों ये मत समझना कि तुम तीन हो तो अपनी सास को दबा दोगी। अरे माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको कैसे दबा सकते हैं? आप हमारी सास हो और हम आपकी बहू हैं।
आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे ना। आप ऐसी बात अपने मुंह पर ला भी कैसे सकती हो? अगर आपको फिर कभी लगता है कि आपकी ऐसी बहू है कि आपकी एक नहीं चल सकती, तो आप गलत सोच रही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों बहनें हैं और अब यहाँ पर बहुएं हैं, इसलिए हम आपकी बहू की तरह ही रहेंगे। हाँ माँ जी, सुमन दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो आपका ख्याल ही रखेंगे और इस घर का भी। हम आपको सास नहीं माँ मानेंगे, क्योंकि अगर रिश्ता जुड़ा है तो दिल से जुड़ा है, ताकि आगे जाकर कोई हमारे बीच में न दरार आए न चिंता हो। हम तो अभी से ही आपकी जी हजूरी में लग जाएंगे, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारे होते हुए आपको एक गिलास भी इधर से उधर ना करना पड़े, क्योंकि हम ही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए और ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अच्छा है अभी से दबा के रखा है, वरना आगे चल के तो ये तीनों मुझे ही दबाने लगती। वैसे भी तीनों बहुएं हैं और पहले तो बहनें हैं ना, तो ये एक दूसरे का साथ तो देंगी ही। पर मैं भी उनकी सास हूँ, इनकी खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं है। अनीता अपनी बहू को उनका कमरा दिखा देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अनीता की तीनों बहुएं आपस में घुल मिलकर और प्यार से रहा करती थी, और रहे भी क्यों ना, वो पहले ही बहनें जो थी। लेकिन यही बात अनीता को खटकती थी, क्योंकि घर में बहुएं हो और नोक-झोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बिना नोक-झोंक के अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए अनीता नीतू के पास जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तू यहाँ अकेले सारा काम कर रही है, पर वहाँ तेरी दोनों बहनें मतलब तेरी देवरानी जेठानी कहाँ है? उन्हें घर का काम नहीं दिख रहा है क्या? वैसे मैं देखती हूँ तुम तीनों बहनें हो, लेकिन एक चीज तो है, वो दोनों बहनें तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। हाँ छोटी हो ना इसलिए, पर एक चीज याद रखो, यहाँ पे तुम दूसरे नंबर की बहू हो, फिर भी तुमसे ये सारा काम करवाते हैं। देखो तुम तीनों बहू तो हो ही मेरी, पर बहनें भी हो, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे ना तेरे लिए बुरा लगता है। माँ जी मुझे कितनी बार बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मेरी बड़ी बहन है, अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो वो दोनों मुझ पे गुस्सा हो जाएंगी, मुझ पे चिल्लाने लगेंगी, और बिना बात के घर में कलेश हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। देख मेरे बोलने का मन तो नहीं है, लेकिन बोले बिना मैं रह नहीं पाई। अगर तू ऐसे ही घर का सारा काम करती रही ना, तो तुझे जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। पहली बात तो तू उन दोनों से छोटी है, और दूसरी बात तू शुरू से ही घर का सारा काम करती आ रही है और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर तुझे काम करना अच्छा लगता है तो कर, लेकिन सारा काम करेगी तो तुझे ही आगे चल के दिक्कत होगी। तू कब आराम करेगी? बाकी तेरी जैसी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। अनीता अपनी बहू नीतू के कान भरकर वहाँ से चली जाती है, और 2 दिन बाद ही वह अपनी दूसरी बहू पूनम के पास जाती है, और पूनम तैयार हो रही होती है, जिसे देख अनीता बोलती है, अरे पूनम तू इतनी प्यारी लग रही है, फिर भी तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही हैं। क्या मेरा मजाक बना रही थी? लेकिन क्यों माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हो। अरे बहू कुछ नहीं, मैं अभी आ ही रही थी तो तेरी दोनों बहनें बोल रही थी कि तू कितनी बदसूरत लग रही है, तेरे ऊपर कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने सुना भी दिया, लेकिन वो कहने लगी कि वो है ही ऐसी, तो हम क्या ही करें। तो बताओ, ऐसा किसी को कहने की बात होती है, वो भी अपनी बहन को? अरे ऐसी बात तो कोई अपनी देवरानी के लिए नहीं बोलता है। तुझे तो आदत हो गई होगी इन सब की। नहीं माँ जी, ना ही मुझे आदत है और ना ही आज से पहले मैंने कभी उन लोगों के मुंह से ऐसा कुछ सुना है। मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं अभी जाकर उन दोनों को सुनाती हूँ। अरे वो दोनों मेरी बहनें हैं, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, फिर वो दोनों कैसे बोल रही हैं? और उनसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं, और ये मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है। अरे बहू रहने दे, उनको कुछ मत बोल। अगर तू कुछ बोलेगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं तुझे ज्यादा मानती हूँ, इसलिए तुझसे उन दोनों की चुगली कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो, इसलिए रहने दे। बाकी तो समझदार है कि उनको दूसरी तरह से कैसे संभाल सकती है तू, ठीक है? अनीता अपनी दूसरी बहू पूनम के भी कान भरकर वहाँ से चली जाती है, और अब पूनम भी अपनी बाकी की बहनों से नहीं बोलती है। दिन निकलने लगते हैं और अनीता खुद ही अपने हाथों से अपने घर में फूट डालने का काम करती है और कलेश भी करवाती है। कई दिनों बाद अनीता की सबसे बड़ी बहू सुमन, जो बाजार से काफी ज्यादा भारी थैला उठाकर घर आती है, जिसे देखकर अनीता तुरंत
थैला उठाने में उसकी मदद करते हुए और उसे पानी देते हुए बोलती है। अरे बहू, तू अकेले ही बाजार क्यों गई? वो भी इतना भारी थैला उठाकर लेकर आ रही है। बाकी की दोनों बहुएं कहाँ हैं? उन्हें नहीं बोला क्या तूने? एक तो बेचारी इतनी दूर अकेले गई है, वहाँ से सामान लेकर आई है। तू पागल तो नहीं हो गई है? बहू, तुझे इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? तू थक गई होगी, ऊपर से इतनी गर्मी है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, इतना भी भारी थैला नहीं है जितना आप बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू और पूनम की थोड़ी तबीयत खराब है। नीतू के पेट में दर्द और पूनम के सर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ये सब तो मैं खुद ही अकेले जब कर सकती हूँ, तो उन्हें क्यों ही परेशान करूँ। बहू, सच में तू बहुत भोली है। तुझे तेरी बहनों ने बोला और तूने मान लिया कि उनकी तबीयत खराब है। तू जैसे ही बाजार सब्जी लेने गई ना, तो वो दोनों अपने अपने कमरे में जाके ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया और फिर खाने लगी। उनकी तबीयत खराब थोड़ी है। ये सबसे छोटी वाली बहन नीतू, वो तो अपने कमरे में रील बना रही थी। देख बहू, मैं तुम तीनों के बारे में जरा भी गलत नहीं सोचती हूँ, पर इतना भारी थैला तू अकेले उठा के लाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सच में माँ जी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं सारा काम करती हूँ, एक चू नहीं करती हूँ। अरे इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, हर काम के लिए इतने नखरे दिखाती हैं, जैसे ये सिर्फ मेरा ही घर हो, मेरा ही ससुराल हो। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है। पर आप तो समझती हो ना। अनीता बेहद खुश थी, क्योंकि अब उसकी तीनों हंसती खेलती बहुओं के बीच में फूट जो पड़ गई थी। अब तीनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अनीता की चालाकी काम आ गई थी। अब घर में हर कोई अनीता से ही पूछकर सारे काम किया करता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सब पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों अब बस भी करो। उधर भारी सब्जी का थैला उठा कर लाई हूँ। तुम दोनों की तबीयत खराब थी और तुम दोनों यहाँ पर रील बनाते हुए और बाहर से खाना ऑर्डर करवा के मंगवाया। ये तब याद नहीं आया जब सारा घर का काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। अच्छा जी, और जब तुम दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे कि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, मेरे ऊपर कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते, तब तुम दोनों नहीं सोचती कि बहन को कैसा लगेगा? बातों ही बातों में अनीता की सारी चालाकी सामने आ जाती है, जिसके बाद अनीता खुद ही अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से फिर कभी वो ऐसी चालाकियां नहीं करेगी। ज्योति के ससुराल में उसकी सास मंजू, पति अर्जुन और देवर कुणाल रहा करते थे। कुणाल बहुत ही मजाकिया किस्म का था, आए दिन अपनी भाभी से मजाक किया करता। ऐसी एक दिन ज्योति किचन में खाना बना रही थी। इसी बीच देवर यानी कि कुणाल नकली छिपकली लाकर ज्योति के ऊपर डाल देता है। ज्योति नकली छिपकली को असली छिपकली समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? देखो छिपकली। हे भगवान, मैं तो मर गई। इस छिपकली ने अगर मुझे काट लिया तो आज की आज ही मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाओ। ज्योति के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका सारा परिवार किचन में आता है। तभी कुणाल नकली छिपकली अपने हाथ में उठाते हुए ज्योति का मजाक बनाने लगता है और कहता है, अरे भाभी, ये नकली छिपकली से आप इतना डर गई? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था। कुणाल, ये क्या तरीका है किसी को डराने का? यार तुम्हें पता है ना कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, और अगर गलती से मेरा ध्यान हट जाता या फिर मैं किसी गर्म चीज को अपने ऊपर गिरा लेती, फिर क्या होता? अरे एक छोटा सा मजाक जिंदगी भर के लिए दुख बन जाता हमारे लिए। अरे भाभी, आप बिना कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैं आपका देवर हूँ, आपसे मजाक करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। और आप हो कि ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है भाभी, ये छोटी छोटी बातों पर मुंह मत फुलाया करो, वरना गुब्बारे की तरह मुंह फूल जाएगा और हवा में उड़ जाओगी। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मजाक की ना एक लिमिट होती है। तुम मजाक लिमिट में रहकर किया करो ना, और तुम मुझसे छोटी छोटी चीजों को लेकर मजाक करने लगते हो। अरे मजाक करने का भी एक समय होता है। मैं भी किचन में खाना बना रही हूँ, कम से कम इस वक्त तो मुझसे मजाक मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, किचन में मजाक नहीं करूँगा आपसे, ठीक है? ज्योति बहुत ही गुस्सैल किस्म की थी, इसलिए उसे हर छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा जाया करता था। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपना सारा काम करके कमरे में आराम से सो रही थी। इसी बीच कुणाल अपनी भाभी के रूम में जाता है और उसके बालों में बहुत सारे गुब्बारे बांध देता है।
जैसे ही ज्योति सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके सर पर खूब सारे गुब्बारे हैं। ये देखकर ज्योति जोर से चिल्लाती है, कुणाल, कुणाल जल्दी यहाँ आओ। तुमने भी ना नाक में दम करके रखा है। पता नहीं तुम क्या चाहते हो मुझसे। कुणाल भागता हुआ अपनी भाभी के पास आता है और अपनी भाभी को कहता है, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे मैं चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? ये सब क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है कि मजाक करने का एक टाइम होता है, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। कुणाल, कम से कम अपना ना सही तो दूसरों का ही सोच लिया करो। भाभी आप ही ने तो कहा था मुझे मैं किचन में मजाक नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में जब आप आराम करती हो उस समय मजाक करता हूँ, तो मैंने कर दिया थोड़ा सा आपका परेशान। देखो कुणाल, कभी कभी ना तो मुझे ये लगता है कि ये सब तुम जानबूझकर करते हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझे हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब क्यों करते रहते हो? गुस्से में कुणाल को वो अपने कमरे से भगा देती है। कुणाल का दिल था तो बहुत साफ और वो अपनी भाभी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। ऐसी एक शाम ज्योति का पति अर्जुन ऑफिस से घर आता है। तभी ज्योति अपने पति के कान भरते हुए कहती है, अर्जुन, तुम अपने भाई को ना अच्छे से समझा दो कि मुझसे ना फालतू का हंसी मजाक ना किया करे। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों वो मुझे जानबूझकर परेशान करता रहता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज्योति कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना, वो काफी अनोखा रिश्ता होता है। देवर भाभी के रिश्ते में खूब सारी हंसी मजाक और मौज मस्तियाँ होती है। शायद इसी वजह से मेरा भाई तुमसे हंसी मजाक करता रहता है। और वैसे भी तुम तो पहले से ही जानती हो ना कि कुणाल का नेचर कैसा है, वह बहुत मजाकिया किस्म का है। अरे पर मैं तो मजाकिया नहीं हूँ ना, कम से कम मेरे बारे में तो सोचे ना। ठीक है, पर तुम ये बताओ, अगर मेरे भाई कुणाल की जगह तुम्हारा खुद का भाई होता तो तुम क्या करती? पहली बात तो ये कि ये सब ना भाई बहन के बीच होता है, और दूसरी बात ये कि मेरा भाई तुम्हारे भाई की तरह इतना बदतमीज नहीं है। मेरे घर में भी भाभी है, पर मेरा भाई कभी भी मेरी भाभी से ऐसे हंसी मजाक तो नहीं करता है। हर कोई अपने तरीके से सोचता समझता है ज्योति। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। इसी बीच कुणाल चोरी से ज्योति के कमरे में जाता है और उसकी साड़ी को छुपा देता है। वो जैसे ही कमरे में साड़ी लेने के लिए आती है तो साड़ी उसे वहाँ से गायब मिलती है। पूरी अलमारी को वो खोलकर साड़ी ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं पर साड़ी नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने के चक्कर में ज्योति ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। तभी कुणाल अपनी भाभी की साड़ी को उसके शरीर पर लपेटकर ज्योति के कमरे में आता है और मजाक में कहता है, भाभी यही साड़ी ढूंढ रही थी क्या आप? हाँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी बात अब भी समझ में नहीं आई ना? अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो प्लीज मुझसे ऐसे फालतू के हंसी मजाक करना बंद कर दो। समझ आ गया तुम्हें? अरे भाभी कूल डाउन, चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे बड़े ही निहायती बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम। तुम्हारे पास खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी बार बार तुम अपनी घटिया सी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है ना, अपने माँ बाप के संस्कार हो ना, तो दोबारा मुझसे हंसी मजाक करने की सोचना भी मत। ज्योति की बातों से कुणाल को पहली बार बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो तुरंत साड़ी उतारकर अपनी भाभी को दे देता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे अब ज्योति के ससुराल में शांति रहा करती, ना कोई किसी से बात करता और ना ही कोई हंसी मजाक। ये सब देखकर अर्जुन और उसकी माँ समझ जाते हैं कि ज्योति ने ही कुणाल से कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से वो अपनी भाभी से हंसी मजाक भी नहीं कर रहा और ना ही किसी से बात कर रहा है। क्या बात है कुणाल, मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ तुम मुझसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया है। नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो अपनी हदों को मैं भूल चुका था। लेकिन भाभी, आपसे ना आपको ना मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोई हंसी मजाक नहीं करूंगा आपके साथ। कुणाल की बातों से ज्योति समझ जाती है कि कुणाल अब उससे नाराज है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पूरे घर में ही शांति रहा करती। ये देखकर ज्योति को भी बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन वो अपने देवर के पास जाती है और उससे कहती है, क्या बात है मेरे गोलगप्पे देवर जी, क्यों बेकार में मुंह बना रखा है अपना? अरे मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको। आपको तो पता ही है ना कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर कितना गुस्सा हो जाती हूँ, पर मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। अभी भी आपकी वो हंसी मजाक की बात याद आती है मुझे। नहीं भाभी, मुझे अब आपके साथ ना कोई भी हंसी मजाक नहीं करना है। क्या पता आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए
और आप मेरे गाल के नीचे एक तमाचा लगा दो। अरे देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी? अपनी भाभी पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या आपको? अच्छा, उस दिन जो भी कुछ हुआ ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप जैसे पहले थे ना, वैसे ही हो जाओ। कम से कम तुम्हारे हंसी मजाक के कारण हमारे घर का माहौल तो अच्छा रहता है। ज्योति के इतना बोलते ही कुणाल फिर से शुरू हो जाता है और अपनी भाभी के साथ हंसी मजाक करने लगता है। ये देखकर ज्योति और कुणाल बहुत जोर जोर से हंसते हैं। कहते हैं ना, हर रिश्ते में हंसी मजाक का होना थोड़ा बहुत तो जरूरी है। इससे रिश्तों में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। सावित्री और उसकी बहू राधा के बीच रोज कुछ तरह की खटपट चलती ही रहती थी। सावित्री बड़े ही अनुभव और परंपराओं के आधार पर चलने वाली औरत थी, वहीं राधा आज के जमाने के अनुसार चलने वाली औरत थी। दोनों के इसी अंतर की वजह से उनके जीवन में तनाव पैदा हो रहा था। एक दिन ऐसे ही राधा सोचती है कि क्यों ना घर के नियमों में थोड़ा बदलाव किया जाए और घर में कुछ पौष्टिक खाना बनाया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर राधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रोज रोज वही खाना खाकर सभी लोग बोर हो गए हैं। मैं क्या सोच रही हूँ कि हमें घर के खाने का मेन्यू चेंज करना चाहिए और सुबह के समय कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाना चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक मेरे घर में जो नियम कानून बने हुए हैं वही आगे भी चलेंगे। घर में सुबह के समय खाना बनता है और वही बनेगा। हमारे लिए वही पौष्टिक है। माँ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप हमेशा एक ही बात को पकड़कर क्यों बैठ जाती हैं? और हमें भी अपने घर के नियम कानून को जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। मैं जब तक इस घर में जिंदा हूँ तब तक यही नियम कानून चलेगा और मेरे जमाने से चलता आ रहा है। आज के जमाने में कोई नियम कानून हमारे घर में लागू नहीं हुआ। मैंने जो बोल दिया ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ जी, इस घर सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी है और इस घर में एक आजादी भरा जीवन जीना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तू अपने हिसाब से रसोई का मेन्यू बदलना चाहती है ना, तो तुझे रसोई का बंटवारा करना होगा, क्योंकि मैं अपनी रसोई में वो चीजें नहीं बनने दूंगी जो तू बनाना चाहती है। ठीक है माँ जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी अब आजादी से रहना चाहती हूँ। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दोनों सास बहू अपनी रसोई अलग अलग करने का फैसला ले लेती हैं। राधा का पति राजीव जब शाम को ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि घर में दो रसोइयां हैं। एक तरफ राधा पानी का ग्लास लेकर आती है तो दूसरी तरफ उसकी माँ पानी का ग्लास लेकर आती है। तभी सावित्री बोलती है, तुझे मेरे बेटे को ना पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे आने से पहले भी मैं अपने बेटे का ख्याल अच्छे से रखती थी और आज भी रख लेती हूँ। माँ जी, अब ये सिर्फ आपके बेटे नहीं बल्कि मेरे पति भी हैं और अपने पति का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना एक पत्नी का फर्ज होता है और आप मुझसे ये हक छीन नहीं सकती। इसलिए आप अपना पानी और गिलास वापस ले जाइए। अपने पति का ख्याल मैं अच्छी तरह से रख सकती हूँ। मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रखूंगी, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तू बोलता क्यों नहीं है इसे कि ये यहाँ से चली जाए? ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इनको अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ ही खाएंगे और मेरे साथ ही पिएंगे। नहीं, मैं अपने बेटे को कहीं जाने नहीं दूंगी। तू मेरे साथ चलेगा। अपनी बीवी की तू कोई बात नहीं सुनेगा। सावित्री और राधा इतना कहकर राजीव का एक एक हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं और राजीव को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन चीजों से परेशान होकर राजीव अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? आप लोग मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? आज किस बात पे महायुद्ध हुआ है दोनों का? देख बेटा, तेरी बीवी अपने हिसाब से घर को चलाना चाहती है और मैं अपने हिसाब से। आज वो रसोई में ना कुछ अलग बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। मैंने बोला, आज तक मेरी रसोई में जो बनता आया है वही बनेगा। बस इतनी सी बात पे हम दोनों ने अपनी रसोई अलग कर ली है और तू मेरा बेटा होने के नाते तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं राजीव जी, आप मेरे साथ ही रहेंगे क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे आप लोग अपना ये झगड़ा बंद कीजिए। मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। जब भी इस घर में कदम रखता हूँ बस कलेश ही कलेश दिखाई देता है मुझे। अरे परेशान हो गया हूँ मैं आप दोनों से। अरे दोनों के बीच में मैं पिसता रहता हूँ। मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, कम से माँ की सुनता। राजीव इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है और समय के साथ रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर ही खटपट होना शुरू हो जाता है।
सावित्री को लगता था कि राधा उसके अधिकार छीन रही है, तो वहीं राधा को लगता था कि उसकी सास उसकी स्वतंत्रता को छीन रही है, और दोनों ही इसी बात पर बहस करती रहती थी। बहू, ये सब क्या हो रहा है? तूने अपने कमरे का ये क्या हाल बनाया हुआ है? माँ जी, मैं अपने कमरे को थोड़ा नए तरीके से सजाना चाहती हूँ। कब से ये मेरा कमरा ऐसे पुराने जमाने के तौर तरीके से सजा हुआ है। मैं इसमें थोड़ी सी लाइटनिंग करना चाहती हूँ। अपने कमरे में बहुत अंधेरा सा लगता है। नहीं बहू, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे घर में बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तुम इस कमरे को बदलने की बिल्कुल भी मत सोचो। माँ जी, शायद आप भूल गई कि ये मेरा कमरा है और मुझे अपने कमरे को अपने तरीके से सजाने का पूरा हक है। परिवार के अन्य सदस्य इस माहौल को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। राजीव ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़ी रहती थी, जिस वजह से हर दिन घर की लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, आप राधा की बातों को समझने की कोशिश तो करो। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और राधा, तुम माँ की परंपराओं को भी सम्मान दिया करो, क्योंकि पुराने रीति रिवाज हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इतनी जल्दी आसानी से उसे बदला नहीं जा सकता है। अरे एक बार आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, घर का माहौल ठीक हो जाएगा। पूरे घर का माहौल खराब हो चुका है। राजीव जी, आप ही क्या कहना चाहते हैं कि इसमें सारी गलती मेरी है? मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है? बेटा, आज तू भी सवाल उठा रहा है अपनी माँ की परंपरा और रीति रिवाजों पर, जिसमें तू आज तक जीता आया है। मैं बस आप दोनों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, आप राधा को समझिए और राधा, तुम माँ को समझो, क्योंकि माँ जो कुछ भी कहती है ना, वो एक तजुर्बे के रूप में कहती है। तो समझने की कोशिश तो करो, तुम्हारा फर्ज बनता है, समझना चाहिए तुम्हें। राजीव के समझाने पर भी दोनों में से किसी पर कोई असर नहीं होता। दोनों सास बहू की लड़ाई यूं ही जारी रहती है। घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। राधा ने महसूस किया कि वो एक कैदी की जिंदगी जी रही है, जबकि सावित्री को लग रहा था कि उसकी बहू अपनी मनमानियां कर रही है। इस तनाव का असर पूरे परिवार पर हो रहा था। घर वाले परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन राधा और सावित्री एक दूसरे से खुलकर बात करती हैं। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक खुशहाल जीवन जिए। बहू, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारे घर की जो परंपराएं हैं वो बनी रहें। माँ जी, इसके लिए हम दोनों को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इस सास बहू की लड़ाई में घर का माहौल खराब होता जा रहा है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये काम हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर हम दोनों ने पहले ही बात कर ली होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, और ना ही मेरे बेटे को बीबी और माँ के बीच में पिसना पड़ता। आप सही कह रही हैं माँ जी। मैं ही पता नहीं किस घमंड में थी जो आपकी बातों को समझ नहीं पाई। अगर पहले समझ जाती और हक के साथ आकर आपसे बात करती तो आज सब कुछ ठीक होता। हम दोनों की लड़ाई ने सब कुछ खराब कर दिया है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देंगे। दोनों आपस में समझौता कर लेती हैं और पुराने नियमों को हटाकर नए नियम लागू करने की कोशिश करती हैं। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करने लगती हैं। राधा ने सावित्री की परंपराओं को समझा और उन्हें बनाए रखने का वादा किया, जबकि सावित्री ने भी राधा की स्वतंत्रता और आधुनिक विचारधारा को स्वीकार किया। और समय के साथ दोनों सास बहू के सहयोग से रिश्तों में तनाव खत्म होकर फिर से प्यार पनप गया।